सो हाउ आर यू गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की तैयारी आपकी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आज आपकी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हम सेकेंड यूनिट में पहुंच चुके हैं और सेकेंड यूनिट का आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज कॉल्ड बैंकिंग सेक्शन। एंड बैंकिंग सेक्शन से फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अगर आप एग्जाम का पेपर सही से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो पेपर है उसमें 10 में से 8 बार यानी कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज सुमित कुमार चौधरी एंड this is my qualifications, fine, and we are covering 80 day 80 topic series and इस series का ये हमारा 12वां टॉपिक है यानी कि 12 टॉपिक है। हम इससे पहले 11 और टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पीछे कंप्लीट हुए सारे टॉपिक्स आपने सही से देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास और टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? चूंकि हमें सेंट्रल बैंक के फंक्शन के बारे में पढ़ना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि बच्चे सेंट्रल बैंक होता क्या है। अगर सेंट्रल बैंक ही हमें नहीं पता हो कि भाई होता क्या है तो उसके फंक्शन जान के क्या करेंगे या फंक्शन हम कैसे पता कर पाएंगे। दैट इज इसलिए हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम फंक्शंस जानने से पहले ये जाने कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। देखो एक देश के अंदर बहुत सारे बैंक्स देखने को मिलते हैं हमको और उस देश में एक गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट उन बैंक्स को ऑपरेट करती है या उन बैंक्स को रेगुलेट करती है या उन बैंक्स को फैसिलिटेट करती है। फाइन। अब ये सारी एक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक अपेक्स बैंक का क्रिएशन करती है। दैट अपेक्स बैंक या दैट टॉप बैंक ऑफ दैट कंट्री इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। यानी ये जो बैंक है ये सभी बैंक्स का या फाइनेंस से रिलेटेड सारे एक्टिविटी को क्या करेगा, उस देश के अंदर मैनेज करेगा। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई को कहते हैं हम, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक कहते हैं। और आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को ये राइट देता है कि इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उन सबको ये क्या करे, फैसिलिटेट करे। फाइन। अगर हम फंक्शंस की बात करें किसी भी सेंट्रल बैंक का, नॉट ओनली आरबीआई बट किसी भी सेंट्रल बैंक का, दुनिया में कोई भी देश है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक अगर आप उठा लो तो उनके कुछ प्राइमरी और मेजर फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे बैंकर्स टू द बैंक। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझो। जैसे मान लो आम आदमी है, हम हैं, आप हैं। हमारे लिए बैंक का क्या मतलब है, वो इंस्टीट्यूशन, वो जगह जहां पे हम दो प्राइमरी काम कर सके। हमारे पास जो एक्सेस फंड है हम उसको जहां पे डिपॉजिट कर सके। दूसरा फंक्शन क्या हुआ, हम मान लीजिए हमें पैसों की नीड है तो हम वहां से एज ए लोन पैसा ले सके। तो बैंक का मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके दो प्राइमरी फंक्शन हो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड डिपॉजिटिंग एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। जो ये दो प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड
बैंक देन। उसी तरह सेंट्रल बैंक के अंदर क्या होता है, सारे ही कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। जितने भी कमर्शियल बैंक, फॉर एग्जांपल SBI, एक्सिस, HDFC या और सेवरल बैंक्स, जितने भी हमारे देश के अंदर बैंक है, उन सभी बैंकों का बैंक अकाउंट हमें कहां देखने को मिलेगा, RBI में देखने को मिलेगा। और RBI सेम फंक्शन बैंकों के लिए परफॉर्म करती है, यानी कि बैंकों से जो भी उनका एक्सेस फंड होता है एज अ डिपॉजिट रखती है, और बैंकों को जब जरूरत हो, नीड हो, उस वक्त बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बैंकर्स टू द बैंक। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन अगर बैंकर्स टू द बैंक में देखें तो सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर्स टू द बैंक फॉर कमर्शियल बैंक्स। इसके लिए बैंक्स क्या करती हैं, वो उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती हैं और उनको जरूरत पड़ने पे एज अ परफॉर्म करती हैं लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, यानी उनको लोन देती है। तो अगर आप देखो तो कई बार क्वेश्चन जो ये है आपसे इस तरह भी पूछ लेता है कि आप बैंकर्स टू द बैंक फंक्शन का लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन को आप एक्सप्लेन करो। अब इसका क्या मतलब हुआ, लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट यानी कि आखिरी सहारा। बैंकों को जब नीड होती है पैसों की, तो वो नीड के समय जब उन्हें कहीं से भी पैसा नहीं मिल पाता तो बैंक क्या करती हैं, वो सेंट्रल बैंक के पास जाती हैं आप और कहती हैं कि भाई साहब कुछ पैसा हमें दे दीजिए, हम कुछ समय में आपको क्या कर देंगे, वो पैसा लौटा देंगे। दैट इज कॉल्ड इन अ पैनिक सिचुएशन। बेसिकली जब बैंक को एकदम क्रंच हो, फाइनेंस की नीड हो और इमीडिएट बेसिस पे पैसा चाहिए, तो वो बैंक से जाके यानी सेंट्रल बैंक से जाके ले सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड बैंक लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं इसको 5 स्टार देता हूं फंक्शंस में। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का क्या मतलब हुआ, इसको थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए कि बैंक ए है एक, इट्स बेटर टू से आई हैव अ बैंक लाइक, एक SBI है, एक बैंक है SBI, दूसरा बैंक है हमारे पास कॉल्ड एक्सिस बैंक। ओके, इन दोनों का अकाउंट खुला हुआ है RBI के अंदर। इन दोनों ने अपने अपने अकाउंट खुलवाए हैं, कहां पे, RBI के अंदर खुलवा रखे हैं। अब यहां पे कुछ लोग हैं, जैसे हम जैसे आप जैसे लोग, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोगों का अकाउंट SBI में है, कुछ लोगों का अकाउंट एक्सिस बैंक में है। डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन हुआ, जिनका अकाउंट SBI में था इन्होंने कुछ पेमेंट किया एक्सिस बैंक वालों को, और एक्सिस बैंक वालों ने वो पैसा कहां डिपॉजिट कर दिया, एक्सिस बैंक में कर दिया। फिर से समझना, मान लो 2 लोग हैं, एक है राम और एक है श्याम। एक है राम, एक है श्याम। राम का अकाउंट SBI में है, श्याम का अकाउंट एक्सिस बैंक में है। राम ने एक चेक इशू किया श्याम को, तो श्याम कहां जमा कराएगा, एक्सिस बैंक में। उसी तरह एक और कोई इंसान है जिसका नाम है मोहन। मोहन का भी अकाउंट कहां पे है, एक्सिस बैंक में। मोहन ने राम को एक चेक इशू किया, ठीक है, तो राम कहां जमा कराएगा, SBI में कराएगा। अब सवाल यह है कि इसका अकाउंट SBI में था, इसने चेक इशू किया श्याम को, श्याम ने एक्सिस बैंक में डाला, यानी कि श्याम ने SBI का चेक एक्सिस बैंक में डाला। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आफ्टर क्लियरिंग चेक एक्सिस बैंक आस्क्ड सम मनी, जो भी उसने इशू किए होंगे, जो भी कैश दिया होगा वो SBI से मांगेगा। सिमिलरली SBI ने मोहन को कुछ पैसा दिया अगेंस्ट चेक ऑफ एक्सिस बैंक, तो कुछ पैसा अब एक्सिस बैंक से कौन मांगेगा, स्टेट बैंक मांगेगा।
तो हम देख रहे हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है, इसको फैसिलिटेट कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई कहता है कि ठीक है, आप लोग ट्रांजैक्शन करें, आप दोनों का अकाउंट मेरे बैंक के अंदर है। अब क्या होगा, जो भी आपने इंटर बैंक ट्रांजैक्शन किए हैं, तो उसमें जो भी नेट एक्सेस वैल्यू होगा, नेट एक्सेस वैल्यू, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर से आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे, एसबीआई को एक्सिस बैंक से 2000 करोड़ लेने हैं, एक्सिस बैंक को एसबीआई से 1800 करोड़ लेने थे। तो नेट डिफरेंस कितने का आ गया? नेट डिफरेंस आ गया 200 करोड़ का। तो आरबीआई कहेगा कि ये काम करो, 200 करोड़ एसबीआई को मैं दे देता हूं, यानी कि वो एक्सिस बैंक से आरबीआई लेगा एंड आरबीआई किसको पेमेंट कर देगा? एसबीआई को कर देगा। दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस। फाइन, तो यहां देखेंगे, अ सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस बाय प्रोवाइडिंग सेंट्रल फैसिलिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या प्रोवाइड करते हैं? ये सेंट्रल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू सेटल म्यूचुअल क्लेम्स। अभी वही समझाया मैंने, जो इनके बीच म्यूचुअल क्लेम्स है उसको सेटल करने में कौन हेल्प करता है? आरबीआई हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। फाइन, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो नेक्स्ट इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं साल दर साल। अब कोई भी देश है, मान लीजिए किसी भी देश में वहां की सरकार है, तो सरकार के पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन चलता है फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। फाइन, अब सेंट्रल बैंक कुछ काम करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई कुछ एक्टिविटी करती है। अब सवाल ये है कि कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो सबसे पहला आपके मन में ध्यान में एक बात आएगा कि भाई पैसा प्रिंट। तो हमारा जो आरबीआई है वो क्या करता है? बैंकर्स टू द बैंक परफॉर्म करता है, और उसमें क्या करता है? सबसे पहला फंक्शन हमको देखने को क्या मिलता है? बैंक वेवर ऑन बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, स्लाइड चेंज नहीं हुआ, आई एम सॉरी। फाइन, सो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलता है प्रिंट करेंसी। दैट इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी सेंट्रल बैंक, जो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है। क्या फंक्शन है? प्रिंट करेंसी, क्योंकि किसी भी और बैंक के पास या किसी भी और इंस्टीट्यूशन के पास ये राइट नहीं होता है। फाइन, सेकेंड क्या होता है? अंडर राइट्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी। ये क्या हुआ, इसको जरा समझेंगे। मान लीजिए सरकार को पैसों की जरूरत है। अब सरकार जाएगी सेंट्रल बैंक के पास, वो कहेगी भाई साहब हमको पैसों की जरूरत है, आप कुछ पैसा हमें दे दीजिए। सेंट्रल बैंक कहेगा ठीक है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी जमा कराइए। भाई ऐसे कैसे प्रिंट कर दे पैसा, है ना, क्योंकि सेंट्रल बैंक एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो कहेगी कि एक काम करो, तुम लोगों से पैसा ले लो और उनको गारंटी के तौर पे कुछ बॉन्ड इशू कर दो, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड। अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल, आपने सुना होगा। ट्रेजरी बिल एक गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है जो गवर्नमेंट क्या करती है? इशू करती है। ये एक जीरो कूपन बॉन्ड होता है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि 100 रुपए का अगर बॉन्ड है तो वो गवर्नमेंट आपको 90 में इशू कर देगी। यानी कि 100 रुपए का सामान आप 90 में खरीद लो और 1 साल बाद आफ्टर
1 ईयर गवर्नमेंट आपको सेम बॉन्ड का 100 रुपए देगी और आपसे उल्टा वो बॉन्ड खरीद लेगी। तो पहले सरकार ने आपको 100 रुपए का बॉन्ड 90 रुपए का बेचा और फिर 1 साल बाद आपसे वो कितने का खरीद लिया, 100 रुपए का खरीद लिया। तो 1 साल में आपको 10 रुपए का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो आप क्या करोगे, बॉन्ड खरीद लोगे, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, 10 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है बॉन्ड को इशू करने की, वो कौन करता है, परफॉर्म सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक ये कैसे परफॉर्म करता है, ये करता है थ्रू कमर्शियल बैंक। यानी आपको, क्योंकि हम डायरेक्ट सेंट्रल बैंक के पास तो नहीं जाएंगे ना, कहेंगे भाई एक काम करो, एक बॉन्ड दे दो, ये लो 100 रुपए। इज इट मुमकिन? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो ये मुमकिन नहीं है तो फिर हम कैसे बॉन्ड को खरीदेंगे, तो हम खरीदते हैं थ्रू कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक हमें वो बॉन्ड इशू करती है कमर्शियल बैंक के थ्रू। जिस बैंक में हमारा अकाउंट होगा हम उस बैंक में जाएंगे, उनको कहेंगे कि भाई साहब ये लो 100 रुपए का मुझे क्या दे दो, एक ट्रेजरी बिल दे दो। वो 90 रुपए लेगा, वो मुझे 100 रुपए का क्या दे देगा, ट्रेजरी बिल देगा। और 1 साल बाद मैं जाके उसी बैंक को वो बिल दे दूंगा, वो बॉन्ड दे दूंगा, वो मुझे वापस 100 रुपए दे देगा। तो ये सारा प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, कीप गवर्नमेंट रिजर्व एंड लेंड टू गवर्नमेंट। फाइन। जैसे आपने सुना होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए या इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो फंड होता है, हम उसे क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं। ये कंटेन करता है 3 मेजर चीज, यूएस डॉलर, गोल्ड और एसडीआर। ठीक है, इसके बारे में अगर जरूरत पड़ा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। फिलहाल यहां पे जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले। तो गवर्नमेंट की जो भी रिजर्व्स होती हैं वो किनके पास रखी होती हैं, वो होती हैं सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती, वो दे देती है सेंट्रल बैंक को, भाई आप ही इसको मैनेज करो। तो सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ये 3 मेजर फंक्शंस को फॉलो करती है, जो हम ऑलरेडी यहां तक देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे गवर्नमेंट को क्या करती है, एडवाइस करती है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को क्या करती है बच्चे, एडवाइस। एडवाइस ऑन व्हाट, ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। यानी कि गवर्नमेंट को पॉलिसी मैटर्स पे सेंट्रल बैंक क्या देती है, एडवाइस देती है। इनका अपना मॉनेटरी कमेटी होता है। ठीक है, उस मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग में ये सारे जो फैसले हैं इस पे गवर्नमेंट को एडवाइसेस देना कि इकोनॉमी के अंदर क्या चीज करना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन है तो सरकार को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, डिफ्लेशन है तो सरकार को किस तरह से एक्ट करना चाहिए। ये इन सभी मैटरों पे गवर्नमेंट को क्या करती है, वो एडवाइस देती है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये वाला फंक्शन यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी गवर्नमेंट के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, उसका सोल अथॉरिटी किसके पास होता है रखने का, सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो यानी कि सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है एज अ कस्टोडियन, यानी कि वो सारा का सारा जो फंड है, सारा का सारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, सेंट्रल बैंक अपने पास रखती है। फाइन। नेक्स्ट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अब देखने वाले हैं। मैं इसको बच्चे देता हूं 5 स्टार। इसको कहा जाता है कंट्रोल मनी सप्लाई। अगर इकोनॉमी के अंदर देखें तो सेंट्रल बैंक का बच्चे 2 ही मेन काम है, मनी को कंट्रोल करना और गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करना एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सो मनी को कंट्रोल कैसे करती है, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमी में किसी भी देश में करेंसी को प्रिंट करने का राइट किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है। कितना प्रिंट करना है, कितना प्रिंट नहीं करना है, इकोनॉमी में एक टाइम पीरियड में कितना पैसा होना चाहिए लोगों के पास,
इसका डिसीजन भी कौन लेगी? सेंट्रल बैंक लेगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कंट्रोल्स मनी सप्लाई, यानी कि इकोनॉमी में पैसा कितना हो उसको कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। इसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल बैंक। इंडिया के अंदर कौन है? आरबीआई है। अब सेम चीज को हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे करती है। मान लेते हैं एक सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन क्या है कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आपका मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। मनी सप्लाई को क्या कर दिया जाए? इंक्रीज कर दिया जाए, ये गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई को फोन लगाया। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर साहब ने फोन उठाया। गवर्नर साहब ने कहा हेलो जी, मोदी जी ने कहा कि सुनो भाई, हम चाहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई, लोगों के पास पैसा बढ़ जाए, सामानें नहीं बिक रही हैं, तो अब क्या करेगी? आरबीआई को इस बात को मानना पड़ेगा, इकोनॉमी के अंदर पैसे, मनी सप्लाई को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो ये अब कैसे किया जा सकता है? इसके लिए आरबीआई यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। अब सवाल ये है कि ये टूल्स कौन कौन से होते हैं या क्या क्या होते हैं, इनका क्या नाम है? अगर टूल है तो हर एक का नाम होगा, और अगर टूल है तो टूल का मतलब ऑब्वियसली हथौड़ी, छेनी वगैरह तो नहीं होगा। ठीक है, अब आरबीआई के पास अपने टूल्स हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो आता है वो आता है बैंक रेट। ठीक है, तो बैंक रेट बच्चे क्या होता है यहां समझो। बैंक रेट, अब बैंक रेट क्या चीज है? ये कहता है इट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कमर्शियल बैंक, यानी कि अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए तो वो सेंट्रल बैंक से क्या कर सकती हैं? ले सकती हैं, और सेंट्रल बैंक उसके बदले में जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, जैसे कि हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट रेट। उसी तरह कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से जब लोन चाहिए तो उसके लिए क्या देना होगा? इंटरेस्ट रेट देना होगा। तो दैट इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट। अब सो समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, अब कहता है कि गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज मनी सप्लाई या सेंट्रल बैंक वांट टू इंक्रीज मनी सप्लाई। कई लोग कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट क्यों चाहेगी, ऐसे झंडा उठा लेंगे और बोलेंगे कि नहीं सर आप गलत बता रहे हो, तो आपके लिए सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है, यानी वो चाहती है लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाए, लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाए। तो ये कैसे मुमकिन है? मैं कहा ठीक है देखते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर आप बैंक से लोन लेने जाए, बैंक में लोन महंगा मिलेगा आपको, तो आप क्या करोगे? ज्यादा लोन लोगे, कम लोन लोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, लोन महंगा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो मैं लोन कम लूंगा या इवन लोन नहीं लूंगा। तो उसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो आप क्या करोगे? मैं कहा भर लो भाई, भर लो, सारा बैंक का पैसा उठा के घर में भर लो। तो यानी कि जब लोन सस्ता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? ज्यादा लोन लेंगे। तो जब भी आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ानी होगी, लोगों के पास पैसे इंक्रीज करने होंगे, तो आरबीआई क्या करेगी? जो बैंक रेट है उस बैंक रेट को कम कर देगी। अब जैसे ही बैंक रेट कम होगा, बैंक रेट हमारा क्या होगा? कम होगा, तो कमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ता मिलेगा। अब जब इनको लोन सस्ता मिलेगा तो ये आपको लोन कैसे देंगे? सस्ता, यानी कि कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देंगे। अब अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोन ले लेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा लोन ले लेंगे तो आपके पास पैसा बढ़ गया, इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया, और इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ गया। दूसरा है रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या चीज होता है? देखो, रेपो रेट एंड बैंक रेट आर सेम थिंग, तो इसलिए इनका ट्रीटमेंट भी सेम ही होता है।
अब आप कहोगे कि अगर दोनों सेम चीज है तो दोनों का नाम क्यों अलग अलग है सर? मैंने कहा देखो बिल्कुल सेम भी नहीं होते हैं ये। अब दोनों में क्या डिफरेंस है फिर? ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। कैसा लोन देते हैं? शॉर्ट टर्म, फॉर से 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, इस तरह से। यानी कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए जब लोन देती है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। फाइन। और इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूं कि दिस इज अ प्राइमरी टूल, प्राइमरी टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई। यानी कि ज्यादातर सेंट्रल बैंक पर्टिकुलरली आरबीआई रेपो रेट को ही एज अ मॉनेटरी टूल इस्तेमाल करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब अगर इसकी बात करें कि अगर मनी सप्लाई बढ़ानी हो तो इंक्रीज मनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? तो बैंक रेट में क्या कर रही थी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था। सेम ही चीज तो है यहां भी। बैंक क्या दे रही है? सेंट्रल बैंक लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को, तो यहां भी इंटरेस्ट रेट क्या कर देगी? कम कर देगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देगी तो फिर लोन क्या हो जाएगा? कमर्शियल बैंक को सस्ता मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक आप लोगों को या हम लोगों को या कोई बिजनेस वाले को कैसे लोन देगी? सस्ता लोन देगी। तो लोन मार्केट में ज्यादा जाएगा। जब लोन मार्केट में ज्यादा जाएगा तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अच्छा, अगर मनी सप्लाई कम करना हो तो क्या करेंगे? आप कहोगे ऐसा क्या बात कर रहे हो यार, कैसा बेवकूफों वाला बात कर रहे हो? अगर मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम किया है तो मनी सप्लाई कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। इतनी सी तो बात है। अब इसके लिए भी क्या सोचना है? तो आप बिल्कुल सही हैं, रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट इज रिवर्स रेपो रेट। अब इसका मतलब समझो। रिवर्स में क्या है? जैसे चित्र में देखो, कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है किसको? सेंट्रल बैंक को। मैं कहा ये क्या बात है? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कौन से पैसे की कमी पड़ गई कि वो कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाए? मैं कहा देखो ऐसा जरूरी नहीं है सेंट्रल बैंक को पैसों की, लेकिन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और उस फैसिलिटी को इंसेंटिवाइज करने के लिए एक इंटरेस्ट रेट देती है। मान लो आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन क्लोजिंग होना है, नेक्स्ट डे सैटरडे है, सेकेंड सैटरडे बैंक बंद रहेगा, अगले दिन संडे है, पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन भी बैंक बंद रहेगा। अब पूरे फ्राइडे में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक में बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। अब बैंक के पास दो ऑप्शन है कि या तो उसको अपने पास रख ले या उसको सेंट्रल बैंक में जमा करा दे। अब होगा क्या? मान लो बैंक कहते हैं कि नहीं अपने पास रख लेते हैं, क्या देना सेंट्रल बैंक को, फिर जाओ लेके आओ, रात में चोरी हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? दिक्कत है भाई, चोरी हो सकता है, किसी ने नीचे से सुरंग खोद दिया, बैंक से सारा पैसा गायब। अब बैंक से सारा पैसा गायब, अगले दिन लोग पहुंचे भाई पैसा कहाँ है, वो तो चोरी हो गया, बहुत दिक्कत है भाई, है ना? दिक्कत तो है। तो इन्हीं दिक्कतों से बचने के लिए सेंट्रल बैंक कहते हैं एक काम करो, 2 दिन के लिए ये वाला पैसा मेरे पास जमा करा दो, इसके बदले मैं आपको कुछ इंटरेस्ट रेट पे भी पे कर दूंगा। तो अब कमर्शियल बैंक क्या कहेगी? ये तो बहुत सही हो गया गुरु, ये बहुत सही हो गया, एक तो चोरी का खतरा कम हो गया और दूसरा मुझे उल्टा पैसा भी मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा कराया, उस पैसे के बदले उनको कुछ इंटरेस्ट रेट मिला। अब यहां समझेंगे, कहते हैं कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करना हो, मनी सप्लाई क्या करना हो? इंक्रीज करना हो, तो कमर्शियल और सेंट्रल बैंक क्या करेगी? बताओ। कई बार बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि रेपो रेट कम किया था, अच्छा तो रिवर्स है, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। सोचो जरा,
कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ना, ये सोचने का सब्जेक्ट है। तो सोचते हैं मिलके, हम आप दोनों मिलके सोचते हैं। रिवर्स रेपो रेट कहता है कि, यानी सेंट्रल बैंक कहता है कि आप मेरे पास पैसा जमा कराओ, मैं आपको इंटरेस्ट रेट देता हूं। अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? उसको ज्यादा फायदा हो रहा होगा पैसा डिपॉजिट करने में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ चुका है। तो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा वो क्या कर देगा? सेंट्रल बैंक के पास जमा करा देगा, है कि नहीं है? तो यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या हो गई? कम हो गई। बिल्कुल। तो अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगी। कहती है कि देखो तुम मुझे पैसा इतना 100 रुपया दोगे, मैं उस पर 1 रुपए का इंटरेस्ट दूंगा। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक कहेंगे अरे यार 1 रुपए के लिए कौन जाए, अब मैं नहीं जाता। तो यानी सारा पैसा वो अपने पास ही रख लेगी। अब सारा पैसा जब अपने पास रख लिया तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के पास अब पैसा ज्यादा है टू गिव लोन टू जनरल पब्लिक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो जब ज्यादा पैसा लोन के लिए होगा तो लोन ज्यादा दे पाएंगे और मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। फाइन। तो होप सो ये बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट समझ में आया होगा। यानी कि अगर मैं आपको समरी बताऊं तो समरी के अंदर कुछ नहीं है। समरी के अंदर कुछ नहीं है बच्चे। समरी के अंदर क्या है? बैंक रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अगर आपको बढ़ाना है मनी सप्लाई और अगर आपको घटाना है मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? फॉल हो जाएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ाना हो तो बैंक रेट कम हो जाएगा, रेपो रेट कम हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा। मनी सप्लाई कम करना है तो तीनों बढ़ा दी जाएंगी। तो यही आपका क्या हो जाता है? इसका आंसर। ठीक है, जब मनी सप्लाई बढ़ाना है तो बैंक रेट बढ़ जाएगा, रेपो रेट बढ़ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई कम करना है तो बैंक रेट कम कर दो, रिवर्स रेपो रेट कम कर दो, रेपो रेट कम कर दो। फाइन, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो। इसको समझो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड CRR। अच्छा, CRR समझने से पहले एक टर्म होता है, हम उसको जरा समझते हैं। दैट इज कॉल्ड LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, लीगल रिजर्व रेशियो या LRR क्या होता है? LRR होता है बच्चे, इट इज अ रेट या इट इज अ अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट, ना सॉरी, इट इज अ proportion of total deposit that commercial bank are legally bound to set aside, or that amount cannot be used for giving loan, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो पैसा, अगर मैं आपको कहूं मान लो कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट आया, 100 रुपए में 25 रुपए गवर्नमेंट ने कहा कि देखो ये तुम लोन नहीं दे सकते, बाकी 75 का आप यूज कर लो फॉर गिविंग लोन एंड ऑल दैट वट एवर। 25 रुपए आप निकाल के रख दो पहले, तो दिस 25 रुपए इज कॉल्ड LRR। होप से समझ में आ गया होगा। अब इस LRR के बच्चे दो पार्ट होते हैं, एक होता है CRR और दूसरा होता है SLR। एक होता है CRR और दूसरा होता है SLR। CRR क्या होता है? CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो और SLR को कहते हैं सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या चीज है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। CRR में कहता है कि इट इज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट
कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद सेंट्रल बैंक, यानी कि कुछ पैसा कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का सेंट्रल बैंक के पास रखेगी। फिर से देखते हैं, क्वेश्चन ने कहा कि मान लो 100 रुपए का डिपॉजिट है। कितने का है? 100 का डिपॉजिट है। तो बैंक कहेगी, सेंट्रल बैंक, इसमें से 5 रुपया तुम मेरे पास जमा करा दो। दैट 5 रुपीज इज कॉल्ड CRR। समझ में आया? SLR क्या होता है? SLR होता है, इट इज द proportion of total deposit that a commercial bank has to keep with himself out of total deposit, यानी कि एंड किस लिए रखती है ये? फॉर डे टू डे फंक्शनिंग। ठीक है, SLR है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें कहा कि देखो 100 रुपए आपके पास डिपॉजिट आया, सेंट्रल बैंक ने कहा कमर्शियल बैंक को कि 100 रुपए आपके पास डिपॉजिट आया, तो आप 20 रुपए उसमें से किस लिए रखोगे? फॉर डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। तो दैट 20 रुपए इज कॉल्ड SLR। समझ में आ गया? चलिए, तो ये जो CRR है, SLR है, ये समझ में आ गया। अब अगर इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक चाहती है मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दो, या गवर्नमेंट चाहती है मनी सप्लाई को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, तो क्या करेंगे? अब उसके लिए समझते हैं जरा सा बात। बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आसान सी चीज है। मैंने कहा देखो CRR है, CRR कहता है कि 100 रुपए आपके पास आया है, तो 100 रुपए में से इनिशियली मान लो 5 रुपए कहता था कि आप मुझे दे दो। गवर्नमेंट चाहती है मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? एक काम करो, 100 रुपए में से तुम 3 रुपए मुझे दे दो, बाकी तुम अपना रख लो। तो पहले 95 बचता था, अब 97 बचता है कमर्शियल बैंक के पास। ये 97 रुपए वो क्या दे सकती है? लोन दे सकती है। ठीक है, जब लोन के रूप में पहले 95 रुपए देते थे, अब वो 97 दे सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ज्यादा पैसा लोन दिया जा सकता है, तो ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा एज अ लोन जब वो लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब मनी सप्लाई होगा। तो ये आपको CRR का होगा। अब अगर SLR का देखें, तो SLR कहता है कि टोटल 100 रुपए था, पहले वो कहता था कि भाई SLR आप कितना दे दो? 20 रुपए दे दो, यानी 80 रुपए आपके पास लोन के लिए बचता था। लेकिन अब कहता है कि भाई ठीक है, काम करो, तुम मुझे 15 रुपए दो। तो जब मैं अब उसको 15 रुपए, यानी सेंट्रल बैंक को 15 रुपए दे दूंगा एज अ SLR, सॉरी, अपने पास 15 रुपए रखूंगा एज अ SLR, तो इसका मतलब क्या हुआ? 85 रुपीज का अब मैं लोन दे सकता हूं। पहले कितने का दे पा रहा था? 80 का। अब कितने का दे पा रहा हूं? 85 का। तो अगेन पैसा ज्यादा है, तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा का होगा। जब क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा का होगा, तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, थोड़ा इसको समझेंगे, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट हमारा क्या होता है? ये वो रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो, पहले एग्जांपल देता हूं एक। आपके घर में गोल्ड होगा, आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना है, आपने गोल्ड लिया, आपको पैसों की जरूरत थी, आप चले गए मुथूट फाइनेंस, आपने उनसे चेक करवाया, उसने कहा कि देखो भाई 5 लाख रुपए का गोल्ड है। कितने का है गोल्ड? गोल्ड की वैल्यू थी 5 लाख। आपने कहा ठीक है भाई, लोन दे दो। उसने पूछा कितना? आपने कहा कितने की गोल्ड है? 5 लाख का। तो आप मुझे लोन दे दो 5 लाख। आपने क्या मांगा? 5 लाख का लोन। तो क्या आपको 5 लाख का लोन मिलेगा? द आंसर इज बड़ा वाला नहीं। बैंक बोलेगी, सॉरी, मुथूट फाइनेंस वाले क्या कहेंगे? हम आपको 3,50,000 का लोन देंगे। कितने का देंगे? 3,50,000 का। ठीक है, यानी 3.5 लाख का आपको लोन मिल पाएगा, उन्होंने ऐसा बोला। फिर आपने पूछा ऐसा क्यों भाई, मेरा तो गोल्ड 5 लाख का है ना, 3,50,000 क्यों दे रहे हो मुझे?
तो बैंक कहती है कि देखो ये जो 1,50,000 है ना, ये है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये क्या है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लोन ऑफर्ड। जितना हमको लोन ऑफर किया जाएगा, जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 लाख और 3.5 लाख के बीच का डिफरेंस कितना था, 1,50,000। तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट ये। अब इनिशियली 1.5 लाख था, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं 1.5 लाख नहीं, अब तुम लोगे 1 लाख का मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो यानी कि अब आपको कितने का लोन मिलेगा, 4 लाख का। आपको लोन कितना मिल गया, ज्यादा मिल गया। तो जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ानी चाहेंगी गवर्नमेंट, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। सिमिलरली मनी सप्लाई कम करने के लिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज देयर एनीथिंग लेफ्ट, लेट मी चेक। चलिए, तो कुछ भी लेफ्ट नहीं है। यहां पे हमारा फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होता है, खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत आराम से आपको ये समझाया है, डिटेल में समझाया है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो मुझे लगता है कि मिस कर दिया होगा मैंने। बट स्टिल जब आप इस वीडियो को देखेंगे, ऐसा कुछ भी लगे जो मैंने मिस किया है या आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपके हर कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए हम आपके हर कमेंट का जवाब प्रॉपर देंगे। इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर लेटेस्ट अपडेट आपके बोर्ड एग्जाम, आपके CUET एग्जाम्स, SSC एग्जाम्स, UPSC एग्जाम, इन सभी का जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिलेगा। ओके, सो फाइनली एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Tata. Bye bye.